हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ऑलरेडी मोटिवेशन का मीनिंग एंड प्रोसेस देख लिया था। सेकंड पार्ट के अंदर हमने मास्लो की मोटिवेशनल थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ नीड्स के ऊपर डिस्कशन किया था एज वेल एज एजम्पशंस पे डिस्कस किया था। इस पार्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ इंसेंटिव्स के ऊपर। आइए डिस्कस करते हैं इंसेंटिव्स क्या होता है। ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, जब आप बात करते हैं इंसेंटिव की तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंसेंटिव्स होते क्या हैं। बेसिकली इंसेंटिव्स आर द मेजर्स, इंसेंटिव्स आर द मेथड्स, or you can say measures, or you can say the motivators that are used by the managers to motivate the individuals, to motivate the subordinates. इंसेंटिव क्या हुए? वो मेजर्स या मेथड्स या कोई भी टेक्निक या मोटिवेटर, आप इंटरचेंजेबली वर्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या वो डिवाइस जो कि मैनेजर्स या सुपीरियर यूज़ करते हैं टू मोटिवेट द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से सबऑर्डिनेट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंसेंटिव्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड द सेकंड इज द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जब आप बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव की, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? ऐसे मेजर्स, ऐसे मोटिवेटर्स जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हैं, या अगर मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। मैंने क्या बोला? ऐसे मेजर्स जो मॉनेटरी टर्म्स में हैं, लाइक आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे रहे हो, लाइक अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रहे हो, तो ये क्या है? मॉनेटरी टर्म्स में है। ऐसे मेजर्स जो मॉनेटरी टर्म्स में है, या अगर मॉनेटरी में नहीं है तो मॉनेटरी में मेजर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल परक्विसिट्स। परक्विसिट्स क्या होता है? बेनिफिट्स इन काइंड। सपोज आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको एक कार दे दी, ठीक है, या रहने के लिए घर दे दिया। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपने दे दी तो दैट इज कॉल्ड एज, कोई भी गुड्स आपने दिए बेसिकली, चाहे वो मूवेबल दिए चाहे इमूवेबल दिए, दैट इज बेसिकली बेनिफिट्स इन काइंड, जिसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? परक्विसिट। अब सपोज मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉयज़ को कार दे दी कि ठीक है आप इंजॉय करो। अब कार दे दी तो उस केस के अंदर जो कार दी है पर्सनल यूज़ के लिए मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉयज़ को, वो एक बेनिफिट इन काइंड है। दो वो मॉनेटरी टर्म में नहीं है, बट मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकता है, कार की वैल्यू लगाई जा सकती है। तो इन दिस केस दैट कार जो आपने प्रोवाइड करी है वो भी किसके अंदर आएगा? फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर आएगा। समझ में आई बात? फाइनेंशियल इंसेंटिव बोल सकते हैं, या दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स। क्या हुए? वो इंसेंटिव जो मनी टर्म्स में है, और अगर मनी टर्म्स में नहीं है तो मनी टर्म्स में, वेरी गुड, मेजर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से तरह के होते हैं आइए इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये सारी थ्योरी है इंसेंटिव की। आप डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हैं। इंसेंटिव आर द मोटिवेशनल डिवाइसेस और मोटिवेटर्स यूज्ड टू मोटिवेट द इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंसेंटिव की, सब बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अब आइए इसके टाइप्स की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है पे। देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को तो सबसे पहले डिसाइड होती है बेसिक पे, दैट हेल्प्स इन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक या फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर। उसके बाद होता है पे एंड अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस होता है बेटा अमाउंट पेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। क्या बोला मैंने? amount paid for specific purpose is known as allowance. For example, मिस्टर ए है, मिस्टर ए अपने घर से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर ट्रेवलिंग करके ऑफिस पहुंचते। तो हुआ क्या, मिस्टर ए ने एक दिन बॉस को बोला कि सर मैं ना ऑफिस छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे 30 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, जिसमें मेरा अच्छा खासा क्या बोलते हैं कन्वेंस चार्जेस लग जाते हैं। तो बॉस ने बोला कि अगर आपको कन्वेंस चार्ज की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल सैलरी पे इम्पैक्ट आता है, तो एक काम करिए, जो भी आपके चार्जेस लगते हैं पर मंथ वो आप हमें बता दीजिए और वो हम आपको रिम्बर्स कर देंगे, वापस कर देंगे। तो मिस्टर ए ने बता दिया कि जी हमारे मंथली 5,000 रुपये लग जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर ए को 5,000 रुपीज़ जो है वो
ट्रांसपोर्ट अलाउंस देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर वो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 5000 का, दैट इज़ फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, कि जो आपका आने जाने में किराया लग रहा है, जो आने जाने में आपका फेयर लग रहा है, वो आपकी सैलरी को इफेक्ट ना करे और आप स्मूथली वर्कआउट कर पाए। तो दैट इज़ व्हाट अलाउंस इज अमाउंट पेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी देखिए अलाउंस की पहचान ही यही होती है, उसके आगे अलाउंस वर्ड लग जाता है। ये मैंने आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सेम वे देयर कैन बी हाउस रेंट अलाउंस की, अगर एम्प्लॉय रेंट पे रह रहा है, क्योंकि अब सपोज आप जॉब करने गए, क्योंकि आपका ऑफिस घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपने वहीं पे नियर बाय एक घर ले लिया और वहाँ पर आप रेंट पर रह रहे हैं। तो उस केस के अंदर आपको ऑफिस से सपोज एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलता है वो रेंट पे करने के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हाउस रेंट अलाउंस। सेम वे कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अलाउंस देती हैं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर ऑफ अलाउंसेस हो सकते हैं। एक अलाउंस सबसे ज़्यादा फेमस है, आपने सुना होगा डीए, दैट इज़ द डियरनेस अलाउंस। किस लिए दिया जाता है बताओ? हाँ सुना है ना बस। टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन। सपोज मिस्टर ए ने आज ज्वाइन किया और आज उनकी सैलरी है 50,000 रुपीज़। तो आज जो 50,000 की परचेजिंग पावर है, क्या एक साल बाद भी 50,000 की परचेजिंग पावर सेम होगी? अनडाउटेडली सेम नहीं होगी। एक साल बाद जितना 50,000 में आज आप चीज़ें खरीद पा रहे हैं, एक साल बाद 50,000 में आप उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, हाँ या ना? तो होगा क्या, ध्यान से सुनिए। ये जो इन्फ्लेशन एक साल के अंदर आया, उसको कंपनसेट करने के लिए, आपकी परचेजिंग पावर को मेंटेन रखने के लिए आपको जो अलाउंस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डियरनेस अलाउंस। तो आप ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन शेयर पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट विद द एम्प्लॉयज, नाम से ही पता लगता है। इट हेल्प्स इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल, प्लीज अंडरलाइन, इट हेल्प्स इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी एंड नॉट डिस्कार्ड एंड मोटिवेट एम्प्लॉय for work hard for the better perspective of organization. Thereafter is co-partnership और stock option। ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, वैसे तो 11th क्लास में डिस्कस किया होगा। को-पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप देखते हैं कि अगर कोई मैनेजर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो आप उसे पार्टनरशिप ऑफर करते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। क्योंकि अभी तक तो वो एम्प्लॉय की फीलिंग से काम कर रहा, तो इतना अच्छा काम कर रहा था। जब उसे ओनरशिप मिल जाएगी तो बट ऑब्वियस है उसके अंदर मोटिवेशन लेवल आएगा। और स्टॉक ऑप्शन सेम वर्ड यूज़ किया जाता है कंपनीज़ के केस में। कंपनीज़ के केस में जो एम्प्लॉयज़ टारगेट्स अचीव करते हैं या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उनको कंपनीज़ के शेयर ऑफर किए जाते हैं एट ए वेरी कंसेशनल रेट, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज स्टॉक ऑप्शन। तो पार्टनरशिप के अंदर हमने वो वर्ड यूज़ किया को पार्टनरशिप, एट द सेम टाइम हमने शेयर्स के केस में वर्ड क्या यूज़ किया, स्टॉक ऑप्शन। बुक में से आप एक बार इसका टेक्स्ट पढ़ लीजिए, सेम बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, बोनस। आई बोनस क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ हम उनको एक ओवर एंड अबव द सैलरी कुछ पार्ट प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ टेक्निकली नोन एज बोनस। कई बार देखो ये लॉ की रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो बोनस एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आपको मिनिमम 1 मंथ की सैलरी एज ए बोनस देनी ही पड़ेगी। सो कई बार ये लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है, बट जनरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ये दिया जाता है। इट इज़ अ सम ऑफ मनी added to employee salary as a reward, please underline, as a reward for good performance। देखिए ध्यान से देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक रिवॉर्ड एक अवार्ड। जब आप बात करते हैं रिवॉर्ड की तो रिवॉर्ड इज मॉनेटरी, आपने चेक दे दिया, बोनस दे दिया, लाइक दैट। जबकि अवार्ड होता है नॉन मॉनेटरी, आपने ट्रॉफी दे दी, कोई सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो दैट विल बी कॉल्ड एज अवार्ड। In India, certain organizations are required to pay minimum bonus every year. However, higher percentage of bonus is linked with the profitability of company. बट इन जनरल बोनस इज लिंक विद द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। सारी वही बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। अगर आप मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम देख चुके हैं इस चैनल पे, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर हमने देखा था कि FW टेलर ने 2 तरह के वेज रेट डिस्कस किए थे, वन फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ एंड अनदर फॉर इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। एफिशिएंट और एक स्टैंडर्ड आउटपुट होता था। स्टैंडर्ड आउटपुट से अगर आप उतनी ही या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको हायर वेज रेट मिलेगा, और अगर आप नीचे की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट से तो आपको
लोअर वेज रेट से पेमेंट की जाएगी. सो दैट इज व्हाट प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव. इट इज लिंक्ड विद डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. ठीक है, ये थियरी, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इंसेंटिव का, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इंसेंटिव कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से लिंक है, और वो मैंने सारी बातें इसमें अंदर आपको प्रोवाइड करी हैं, बड़े ध्यान से अंडरलाइन करी. अंडर दिस वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी लेवल. हायर अमाउंट इज पेड टू इफेक्टिव वर्कर वेयर एज लोअर अमाउंट टू ineffective workers. Retirement benefits like pension plans, provident fund, gratuity, कुछ केसेस के अंदर ये लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है. Employee wants security of retirement. Several retirement benefits like provident fund, pension provide financial security after their retirement. This helps in, please underline, this helps in increasing loyalty towards organization. Thereafter perquisites जो मैंने अभी आपको बताया था, that is the benefits in kind, like रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको मिल गया, कार मिल गई, ठीक है, मोटर कार जिसको हम बोलते हैं. इट मीन्स बेनिफिट्स इन काइंड. फॉर एग्जांपल रेंट फ्री एकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर दिए और बोला कि ये आपकी सैलरी से सिर्फ हम प्रिंसिपल अमाउंट कट करते रहेंगे, हम आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे. क्या बोला? एम्प्लॉय को लोन की ज़रूरत थी 10 लाख रुपए के, तो ऑर्गेनाइजेशन ने वो अमाउंट प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉय को विदाउट एनी इंटरेस्ट. जस्ट ये बोला कि हम 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट करते रहेंगे, जो कि आपका लोन अमाउंट कम होता रहेगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. बट अगर एम्प्लॉय ये लोन बैंक से जाके लेता तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता या नहीं देना पड़ता? देना पड़ता. बट ऑर्गेनाइजेशन से लिया है तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो जितना इंटरेस्ट देना पड़ता, जो कि अब एम्प्लॉय नहीं दे रहा है, वो जो इंटरेस्ट देना पड़ता अगर बैंक से लिया होता, बट अभी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, तो दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो नोशनल बेसिस पे एस्टिमेट किया जाता है, और उसी को हम बोलते हैं एक परक्विसिट है वो भी, दैट इज इंटरेस्ट फ्री लोन. फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, मेडिकल फैसिलिटीज एटसेट्रा. सच इंसेंटिव्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मनी बट मेजरेबल इन मनी टर्म्स, देयरफॉर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंसेंटिव. द इंसेंटिव ऑल्सो मेजर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन द, क्योंकि जितने ये जो नॉन परक्विसिट्स होते हैं, जितने बड़ी पोस्ट पर हो गए आप, उतने ज़्यादा आपको परक्विसिट्स मिलेंगे, उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, उतना मतलब जैसे जैसे एम्प्लॉय का स्टेटस बढ़ता जाता है उसके कहीं ना कहीं जो परक्विसिट्स का लेवल है वो भी बढ़ता चला जाता है. चलिए अब हम इसके बात करने जा रहे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे. वो नाम से ही पता लगता है ऐसे इंसेंटिव्स जो कि मनी टर्म्स के अंदर मेज़र नहीं किए जा सकते. अभी तक हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव में बात करी थी रिवॉर्ड्स की, जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे अवार्ड्स की. ठीक है जी, आइए देखते हैं. देखिए, इंसेंटिव्स विच आर नीदर इन मॉनेटरी टर्म्स नॉर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर डिफाइंड एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर नेसेसरी टू फुलफिल साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन. ठीक है जी, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लर्न करना है. एरिया जितना मैंने आपको बताया इसे मार्क कर लीजिए बुक में. चलिए इसके बाद अब कितने टाइप्स के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं. देखिए, सबसे पहला है हमारे पास स्टेटस. स्टेटस क्या होता है? स्टेटस किस चीज़ से डिफाइन होता है एक इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में? स्टेटस डिफाइन होता है उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस पर कितना वर्कलोड है, उसकी कितनी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है. ऑल दीज थिंग्स कंबाइनली डिसाइड्स द स्टेटस ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्टेटस इज अ रिलेटिव टर्म विच इज डिफाइंड बाय इंडिविजुअल्स अथॉरिटी. रिलेटिव टर्म मतलब कंपैरेटिव टर्म. जैसे मिस्टर ए हैं, उन पे अगर मिस्टर बी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली मिस्टर ए का स्टेटस ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू मिस्टर बी. तो रिलेटिव टर्म मीन्स इट्स अ कंपैरेटिव टर्म. By defined by individuals, authorities, responsibilities, workload and position in organization. Status decides ranking in organization. It provides psychological, social and emotional satisfaction to employees. Thereafter next आता है हमारा organizational climate. Organizational climate in the sense कि जिस organization के अंदर growth opportunities कितनी हैं, ठीक है, किस तरीके का वहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट है. ऑल दीज थिंग्स डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. आइए जरा, इट मीन्स वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज अंडरलाइन, इट मीन्स वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स टीम सपोर्ट, एथिकल स्टैंडर्ड्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज,
2-3 वर्ड्स याद कर लीजिए जितना हो सके। गुड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखिए, अगर आपके कलीग्स अच्छे हैं, आपकी टीम अच्छी है जो आपको मोटिवेट करती रहती है और जो एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह की चीज़ें आप भी सीखेंगे। बट अगर टीम ऐसी है जो लेजीनेस है, लेथार्जिक है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही चीज़ें आप भी सीखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का अच्छा होना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डिस्टिंग्विश द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे जो ये यंग जनरेशन है, ये अगर आप किससे पूछे तो दे आर रेडी टू वर्क फॉर, दे वांट टू वर्क, इन फैक्ट आई विल से, फॉर एमएनसीज, फॉर बिग कंपनीज लाइक टाटा, इन्फोसिस, इस तरह की कंपनीज के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्केल बहुत अच्छा है, छोटी कंपनियों में उतना पे स्केल नहीं है। पे स्केल अगर मैं बात करूं तो कई बार मैं देखता हूं कि टॉप शॉट कंपनीज में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम भी होता है, लेकिन फिर भी लोग वहां जाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, वो उनको ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेंगी। तो आज के टाइम पर कोई भी एक इफेक्टिव एम्प्लॉय, या मैं कहूँ जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, डिज़र्विंग कैंडिडेट हमेशा सबसे पहली प्रेफरेंस देता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को, और उसके बाद वो सेकंड प्रेफरेंस देता है पे एंड अलाउंसेस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर उसको गुड एम्प्लॉयज़, गुड कैंडिडेट हायर करने हैं। नेक्स्ट है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल के पास अपनी पोटेंशियल को दिखाने की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आपने मेरे साथ एक प्रिंसिपल पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। याद है कुछ? है बेशर, वो कहाँ पढ़ा था? टेलर में। हाँ, टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। 4th प्रिंसिपल ये था हमारे पास। तो ये वो प्रिंसिपल हमारा फॉलो होता है यहाँ पर। ये आप देख लीजिएगा। वो जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो रिपीटेटिव जॉब्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में जाए तो जो बैंक में क्लर्क बैठे हुए हैं, जो डिपॉजिट्स ले रहे हैं, उनका सुबह से लेकर शाम तक काम क्या है? डिपॉजिट्स लेना, उसे एक्सेप्ट करना, उसकी एंट्री चढ़ाना। तो दैट्स अ रिपीटेटिव जॉब जो उन्हें लाइफ टाइम करनी है। बट कुछ ऐसे कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं जिन्हें रिपीटेटिव जॉब करना पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा वो जॉब छोटी है, ये नहीं कह रहा कि वो जॉब आसान है। दो बहुत प्रेशराइज, जिस पे बोलते हैं माइंड पे अच्छा खासा प्रेशर डालती है वो जॉब भी, लेकिन कुछ लोग उस तरह की रिपीटेटिव जॉब करना पसंद नहीं है। उन्हें हर बार, हर हफ्ते, हर महीने, कुछ टाइम बाद एक न्यू टास्क चाहिए जिसके अंदर वो जीरो लेवल से दोबारा अपना दिमाग लगा सकें। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज जॉब एनरिचमेंट। एंड जॉब ही अपने आप में इतनी रिच हो उनके लिए कि वो अपना ब्रेन यूज़ कर सके, अपने स्किल्स यूज़ कर सके, और वहाँ पर उन्हें कुछ लर्निंग हो सके। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो जॉब एनरिचमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें न्यू टाइप्स ऑफ जॉब चाहिए, हर समय नए तरह के डिफ़िकल्ट टास्क चाहिए, तो उनके लिए ये इस तरह की जॉब्स प्रोवाइड करना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। पढ़िए जरा। इंडिविजुअल्स विद हाई पोटेंशियल वांट टू परफॉर्म एनालिटिकल जॉब्स इंस्टेड ऑफ रूटीन जॉब्स। Job enrichment is concerned with assigning jobs which require higher level of knowledge and skills. If jobs are enriched and made interesting, the jobs itself become a source of motivation for such individuals. ठीक है जी। इसके बाद एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट परफॉर्मेंस दी है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट कैन बी वीकली बेसिस, दैट कैन बी ऑन मंथली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टर बेसिस और ईयरली बेसिस। फॉर दैट उनको टीम मेंबर्स के बीच में जाके कॉन्ग्रेचुलेट किया जा सकता है, छोटी गेट टुगेदर करके, या नोटिस बोर्ड पे उनका नाम डिस्प्ले कर दिया जाता है। जैसे आप डोमिनोज में जाओ तो लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है, सर्विसमैन ऑफ द मंथ, इस तरह के वो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। तो दैट मोटिवेट्स कि हाँ, मैंने परफॉर्मेंस करी तो मेरी उस एफर्ट्स को पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। या कंपनी का जो बेसिकली पब्लिकेशन निकलते हैं, मैगजीन निकलती है, उसके अंदर उनकी फ़ोटोज़ दे दी गई, उनके बारे में थोड़ा इंट्रो दे दिया गया, तो दैट रियली मोटिवेट्स द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जरा, रिकॉग्नाइजिंग गुड वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट देम। दिस वर्क्स एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड दे फील इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ टूल्स मैंने बताए, जस्ट रीड इट आउट। इससे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करने में हेल्प मिलती है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि जितना आप रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ज़्यादा वो इनिशिएटिव लेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट? द जॉब सिक्योरिटी। देखिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के अंदर एक
कि एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी हर एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए। उसे कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरी एक छोटी सी गलती और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से फायर कर दिया जाएगा। उसको हर समय ये फीलिंग होनी चाहिए अगर मेरी कोई गलती होती भी है तो मुझे सुधरने का मौका दिया जाएगा, मुझे समझाया जाएगा। जब उसके पास ये फीलिंग होगी तभी वो एक प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, अदरवाइज वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। जॉब सिक्योरिटी इज मस्ट टू कवर कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। Job stability ensures peace of mind in providing consistent source of income. It is one of the best motivational device. It is directly linked with the principle of stability of personnel. Next is employees participation. ये भी हम पढ़ चुके हैं principle of cooperation not individualism में, कि कोई भी अगर आप decision making लेते हैं जो कि employees से related है तो you should invite them या यू शुड आस्क फॉर द सजेशंस फ्रॉम देम। ये नहीं है कि आपको उनके सजेशंस मानने ही हैं, बट अगर कोई अच्छा सजेशन आपको उनसे मिलता है जो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और फॉर दैट आप उनको अवार्ड रिवॉर्ड जो भी देना चाहे दे सकते हैं। दैट इज़ व्हाट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। जस्ट रीड इट आउट, सेम है जो आपने मेरे साथ पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। Employee empowerment. Employee empowerment is empowerment, that is to provide the powers to the employees, autonomy to the employees. देखिए, empower means giving more autonomy and power to subordinate. It gives identity to individuals and they are recognized by colleagues. अब यार तेरे पास तो ये पावर है, हमारे पास क्या है? You can use the resource. तू तो यार 1000 रुपये का भी डॉक्यूमेंट बना देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे तो 100 रुपये में भी पूछ लिया जाता है। So these types of autonomy and powers that you have in the organization basically differentiates you among your colleagues and it works as a source of motivation for such an individual. It is linked with the concept of delegation of authority. देखिए होता क्या है उसमें, याद है delegation of authority आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमने डिस्कस किया था डिटेल में, जो कि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ कितनी अथॉरिटी शेयर करते हैं। जितना सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट बढ़ता चला जाता है वो उतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ जो है वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करते हैं, और जितनी सबॉर्डिनेट को अथॉरिटीज़ मिलती चली जाएंगी फ्रॉम सुपीरियर उतनी ही सबॉर्डिनेट के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, and that will really differentiate that particular employee among the colleagues and that will work as a source of motivation. तो ये किससे लिंक है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। तो हमने बच्चों पूरा का पूरा इंसेंटिव वाला पार्ट डिस्कस किया जो कि मोटिवेटर है एक तरह का, दो तरह के फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एंड ऑल टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, केस स्टडी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस टॉपिक को लीव आउट नहीं करना। एंड don't forget to subscribe the channel, thumbs up, and you can also review me on Google. Just type Grooming Education Academy or Chandan Poddar, write your ratings, and yes, inform your maximum friends. Thank you so much.